टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और आज हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में और कई सारे आप टिप्स लेकर आए हैं जो हमारे दर्शक अनजान हैं, तो नए नए टिप्स आप बताइएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जी हाँ, कुछ नए, कुछ पुराने की दोबारा याद दिलाएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में मिल गया बेहिसाबी कैश, जिसका कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है, तो सिर्फ टैक्स दे के आप नहीं बच सकते हैं। हो सकता है जब्ती का भी खतरा मंडरा रहा हो और बेनामी जांच का भी खतरा मंडरा जाए। तो ऐसे में क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि एचयूएफ में टैक्स की प्लानिंग कब फायदेमंद है और कब भारी पड़ सकती है। और इन सब के अलावा इन दिनों एक रियल एस्टेट टोकन चला है, बड़ी प्रचलित हो रखा है। अगर आपने वो रियल एस्टेट का टोकन लिया है तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि उस पर टैक्स के नियम आसान नहीं है। कुछ अलग तरीके के टैक्स के नियम लगते हैं, क्या है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहला मामला वो है कैश को लेकर के। अक्सर अखबारों में खबरें आती हैं, कई बार वीडियोज़ आता है। आजकल तो लोग घर में जाते हैं, जांच एजेंसियां पकड़ने के लिए, छापे मारने के लिए, तो वीडियो बना लेती हैं। और सबसे ज़्यादा आकर्षक वीडियो होता है जब देखते हैं कि भारी भरकम कैश मिला है, कहीं ब्रीफकेस से मिला है, कहीं अलमीरा मिला है, कहीं ऐसी ऐसी जगह छुपा लेते हैं जहाँ पर किसी को अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये जो कैश मिलता है, तो कैश का जवाब आपको देना क्या होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारा कैश है क्या, या फिर आप इसका स्रोत बता सकते हैं क्या? अगर नहीं बता पाते हैं तो कितना भारी पड़ेगा, ये समझेंगे शरद कोहली साहब से। कोहली साहब, मैं तो पिछले दिनों मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि शायद पश्चिम बंगाल की कहीं कहानी थी, वहाँ गोबर में कैश रख रखा था लोगों ने। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं। तो कैश मान ली निकल जाए, जांच एजेंसियों पकड़ में आ जाए, तो क्या हो सकता है? देखिए लक्ष्मण, ये पहली बात तो ये मात्र एक खबर नहीं है, क्योंकि हमारे टैक्स गुरु के दर्शक, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जिसके घर पर इतना कैश मिले। मैं पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता था सबकी तरफ से, अपनी तरफ से। पर होता क्या है, कई दफे आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानकार कहीं बाहर जा रहा है, ये लो मेरे 20 लाख पड़े हैं, ये घर में रख लो, तो भाई हम जा रहे हैं, हम सेफ नहीं महसूस करते। कोई भी हो सकता है, आप कभी अनजाने में इस मुसीबत में फंस सकते हैं अगर वो कैश आपके घर मिल जाता है। तो 1 अप्रैल 2026 से पहले जो नियम थे लक्ष्मण, उसमें अगर कैश आपके यहाँ मिलता था तो उस पर 78% टैक्स लगता था। ठीक है। 60% टैक्स, 25% 60% पे सरचार्ज। वो बेनामी वाले नियम के तहत नहीं, ये बेनामी नहीं, ये मैं इनकम टैक्स वाले में। तो 60 और 15, 25% उस पर हो गया 75, और उस पर सेस वगैरह लग के 78%। 1 अप्रैल 2026 से इसको घटा के आधा कर दिया गया। अच्छा। यानी 78 से ये आ गया 39%। ठीक है। अब ऐसा हुआ, लोगों को लगा कि भाई अब कैश रखना जो है कम भारी पड़ेगा। पर मैं यहां पर 2 एक्ट्स के नाम लेना चाहता हूं। एक के बारे में तो सुना होगा, एक के बारे में शायद लोगों ने नहीं सुना हो। एक एक्ट है सेफमा, स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976। शायद आपने भी इसके बारे में कम सुना हो। ये एक्ट सरकार को पावर देता है कि अगर स्मगलिंग के दौरान या फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन के दौरान आपके यहां कोई एसेट मिल जाता है तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, यानी कि जब्त कर लिया जाता है। तो इसके अपीलेट ट्राइब्यूनल में एक केस गया, उसमें किसी के घर कैश मिला। अब कैश में तो जो टैक्स लगना था आयकर में वो लगा, पर क्या अपील ये की गई कि भाई टैक्स दे दिया तो हमारी जान छूट जानी चाहिए, परंतु सेफमा के अंदर आपका वो तब भी पूरा का पूरा कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 जो है उसको लागू करके और पूरा का पूरा कैश जब्त कर लिया जाए। तो कोई अगर इस अंदेशे में है कि कैश मिला है तो मैं 39%, अब जो नए कानून है उसको देख के भाई मैं तो बाकी का जो 61% है वो छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप बेनामी अगर घर पे कैश मिला है, अमूमन जवाब क्या होता है लक्ष्मण, कि भाई हमारा नहीं, वो पता नहीं कोई रख गया है यहाँ पर, किसी ने रखवाया। 99% यही जवाब होता है। आपको ये तो कहता नहीं मेरा पड़ा है तो फिर तो आ बैल मुझे मारे, पर वो ज्यादा आ बैल मुझे मारे। अगर आप कह रहे हैं किसी और का है, तो सेफमा और प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, यानी कि आप 39% तो देंगे। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा 39% की वो पेनल्टी भी लगती है, पर चलिए मैं 39% मान लेता हूं। तो आप सेफमा की इस रूलिंग के अंतर्गत, जो नई अभी हाल में रूलिंग है अपीलेट ट्राइब्यूनल की, और बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसको बेनामी प्रॉपर्टी मान के 1 से 7 साल तक की लक्ष्मण रिगरस इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें प्रावधान है। नहीं, तो ये बताइए मुझे कि किसी के घर में कैश मिला, तो मान लिया 10 लाख एज्यूम करके चलते हैं, 10 लाख रुपए कैश मिला, और उस पर वो टैक्स लगा देंगे?
ओ, नए कानून के मैं तहत। आपको एक मजेदार बात बताता हूं आपके सवाल से। एक हाइपोथेटिकल केस हमने लिया। किसी ने बहुत पहले, कहते हैं हाइपोथेटिकल, सच है कि नहीं, किसी ने ना चोरी की रिटर्न फाइल करी। अच्छा। मतलब मैंने इतना चोरी किया, उसमें मैंने रस्सी के लिए पैसे खर्च किए, एक दो कट्टा वट्टा भी लिया और 2 डंडे लिए, बकायदा उसका प्रॉफिट एंड लॉस बना के फाइल किया। और आयकर अधिनियम ये कहता है कि आपको इनकम डिक्लेयर करनी चाहिए, परंतु जिस कानून के अंदर वो अपराध है उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो यही यहां पर थ्योरी अप्लाई हो रही है। अच्छा। कि आपका वो कैश, ये नहीं कि आप 39% टैक्स दे के आपकी जान छूट जाएगी, पूरा का पूरा कैश आपका जब्त हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये मैं इसमें बताना चाह रहा था कि खाली आयकर अधिनियम के इसको हम दायरे से देखें तो वो भी, हालांकि वो भी काफी हो जाता है लक्ष्मण, पेनल्टी लगा के वो बहुत ज्यादा हो सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मान लें कैश आपने कैश पे टैक्स ले ही लिया, तो फिर उस कैश को जब्त कर लेंगे तो फिर मतलब क्या बनता था? नहीं, वो जब्त आयकर अधिनियम के अंतर्गत नहीं होता। तो हम टैक्स ही नहीं देंगे, तब तो आप रख लीजिए हमारा कैश खत्म। हाँ, तो रख लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आपका चला गया, तो आपके कानूनी कार्रवाई जो जेल की होगी उसका क्या होगा लक्ष्मण? कैश तो चला गया। पर मैंने आपको बताया कि बेनामी, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत 1 से 7 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, ये बताइए, डरा तो दिया हम लोगों ने काफी ज्यादा अपने लोगों को, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात तो 2 लाख से ज्यादा आपके पास कैश नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आपका रिश्तेदार, दोस्त ये कह के जाता है कि भाई मेरा ये कैश रख लीजिए, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, नहीं भी जा रहा हूं, मुझे सेफ नहीं महसूस हो रहा, तो हाथ जोड़ के उसको कहिए कि साहब, हमने लक्ष्मण का टैक्स गुरु का एक शो देखा था और उस शो में लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये काम नहीं करना है, तो हम क्षमा मांगते हुए कैश आपका नहीं रखते। बिल्कुल, इस वीडियो को निकाल कर रख लीजिएगा अपने मोबाइल पे। और हालांकि कोई समझदार व्यक्ति अब इतना कैश रखता नहीं है घर में। लक्ष्मण, जमीनी हकीकत जब आप लोगों तक जाएंगे, कई दफे प्रैक्टिकल कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस, यारी दोस्ती, नजदीकी, ये वो बहुत सारी बातें इसमें बीच में आती हैं। मैं ज्यादा इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता, आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा, जब भी कैश आपके पास आ रहा हो, कि कोई रखने के लिए दे रहा हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी के लेन देन में कोई कह रहा हो कि कैश ले लो जी आप, हम ये व्हाइट में नहीं देना चाहते। अक्सर होता है, प्रॉपर्टी में अक्सर होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत फंसाने वाली चीज़ होती है। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं। नई दिल्ली चलते हैं, जहाँ से अनिल कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल जी नमस्ते। लक्ष्मण जी, आपको और सदर कॉलोनी जी को नमस्कार, और कार्यक्रम में मेरे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत नमस्कार। बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट के शेयर्स थे, जो इस वित्त वर्ष में 25-26 में मैंने बाईबैक के अंदर सरेंडर किए थे। तो वहां से तकरीबन 8 लाख रुपए करीब बाईबैक के अमाउंट मिले 3-4 अलग अलग कंपनियों से। अब मेरे AIS के अंदर ये डिविडेंड में भी दिखा रहा है और कैपिटल गेन में भी दिखा रहा है, ऑफ मार्केट सेल के अंदर। तो डिविडेंड में तो मैं इसको दिखा दूंगा इस साल के अंदर 26-27 के असेसमेंट ईयर में, लेकिन जो कैपिटल गेन है उसमें भी मुझे दिखाना पड़ेगा या लॉस क्लेम करना पड़ेगा? कैसे इसका मतलब समाधान होगा? जी हाँ अनिल जी, जो 31 मार्च 2026 तक जो नियम था उसके अनुसार वो ठीक दिखा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, ये पहले डिविडेंड के अंदर दिखाया जाएगा, और अगर कैपिटल लॉस आप उसको क्लेम बनता है वो, तो कैपिटल लॉस भी आप जो बेसिक अमाउंट है उसका कैपिटल लॉस करेंगे, और जो बायबैक का अमाउंट आया है वो डिविडेंड के अंतर्गत आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं अनिल जी, अगर अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 26 के बाद आप ये करते हैं, तो अब ये सारा का सारा कैपिटल गेन में जाएगा। जो नए प्रावधान आए हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा इस बात का। तो पिछली बार वो दिखा रहा है, वो ठीक दिखा रहा है। आप डिविडेंड में दिखाइए जो आपको बायबैक आया है, और कैपिटल लॉस में जो आपको बेसिक अमाउंट आप कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं वो बिल्कुल दिखाया जाएगा। अनिल जी, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, इसमें जो कैपिटल लॉस में जो हमारी परचेजिंग अमाउंट थी और जो 2018 का ग्रैंड फैक्टरिंग वाला रेट था, दोनों उसके अंदर डाल के, और सेल अमाउंट 1 रुपए डाल दें नोशनल दिखाने के लिए, और दूसरा AIS में फीडबैक में दे दें कि भाई ये अमाउंट हमारी कैपिटल गेन नहीं है। जी हाँ बिल्कुल अनिल जी, बड़ा दुरुस्त, कमाल है। देखिए लक्ष्मण, अनिल जी ने बहुत दुरुस्त अपना खुद ही एक जवाब बनाया। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप ठीक ट्रैक पर हैं। इसको आप 1 रुपया एक सैंपल के तौर पर दिखा सकते हैं और उसको कैपिटल लॉस ले सकते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है सारी उलझन दूर हो गई। हालांकि खुद आप काफी रिसर्च करके आए। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया रिसर्च। हमारे दर्शक लोग काफी ज्यादा एजुकेटेड हो गए। हाँ, काफी अवेयर हो चुके हैं दर्शक लोग। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आगे चलकर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पे। और इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया है कोहली साहब, भूषण वोरा जी का। ये दरअसल एक टोकनाइज्ड रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं। अब इनका कहना है कि टोकनाइज्ड रियल एस्टेट को क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट माना जाएगा का? तो क्या कोई ऐसा टोकन सिस्टम है क्या इसका? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है बेंगलुरु का। उसने ये टोकन्स निकाले हैं जिसको हम रियल एस्टेट टोकन्स कहते हैं। आज तक आपने टोकन्स
क्रिप्टो करेंसी वगैरह के सुने होंगे। ये टोकन इन्होंने, मैं नाम नहीं लेता कि हम उसको, तो उन्होंने जब टोकन लिए तो टोकन लेके बेचे, तो इसमें दो तरीके की इनकम होती है लक्ष्मण। एक तो टोकन की कीमत बढ़ती है, दूसरा इसमें कई दफे वो किराया भी देते हैं। मान लीजिए उस रियल एस्टेट को ये छोटे पैसे लोगों से जोड़ के अच्छा, और रियल एस्टेट एस्टेट लेते इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे रीट का कॉन्सेप्ट, रीट थोड़ा अलग होता है। तो वो टोकन भूषण जी को मैं बताना चाहूंगा, वो वीडीए कैटेगरी में आएगा, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको पता होगा बजट में हमने डिस्कस किया था, उस पे 30% सीधा सीधा टैक्स है। और मैं ये भी बता दूं भूषण जी को कि इसमें आप कैपिटल लॉस क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह इसमें लेस नहीं होगी, सीधा सीधा 30% देना पड़ेगा। हाँ, अगर उस टोकन पे लक्ष्मण रेंटल आता है, क्योंकि वो रियल एस्टेट के हैं, हो सकता है किराए पे चढ़ाई हो प्रॉपर्टी, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। मतलब टोकन से जो भी आमदनी हो इसको दो हिस्से में बांट लीजिए, एक रेंटल और दूसरा टोकन का वैल्यू। हाँ, वो ईयर मार्क्ड होती है। हाँ, तो वो टोकन का वैल्यू जो होगा वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे माना, वीडीए के तौर पे माना जाएगा, और रेंटल जो होगा आपका दूसरे इनकम के तौर पे माना जाएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि आप किसी लॉस का अगेंस्ट इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, और ना तो इसमें लॉस होगा तो उसको किसी का अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते। जी, ये वीडीए का रूल है। अच्छा, वीडीए क्योंकि हुआ क्या लक्ष्मण, बहुत सारे लोग कहते थे भाई क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल नहीं है, तो इलीगल भी नहीं है, तो इसको भारत सरकार ने वीडीए की कैटेगरी बना दिया था। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं आपके, आप इसको ऐसे और भी एसेट्स होते हैं। नहीं, तो इसमें जो वीडीए में जो हमें टोकन की कीमत बढ़ी उससे जो आमदनी हुई वो वीडियो वो पूरा 30%। हाँ, वो, लेकिन जो हम रेंटल वैल्यू जो हमें आ रहा है, हाँ, उसका कहीं ऑफसेट या फिर उसका कहीं हम नहीं, वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मिलेंगे, वो तो वैसे ही सेट ऑफ नहीं होता, वो वैसे ही सेट ऑफ नहीं होता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं भूषण जी आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हो सकता है कि लेकिन इसको वीडियो के पीछे डालने, वीडियो के तहत डालने के पीछे, क्योंकि ये टोकनाइज्ड प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी देखिए, एक हमने आपको याद होगा कुछ समय पहले रीट और इनविट डिस्कस किया था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो जो है वो तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ये एक स्टार्टअप है, और उसमें रियल एस्टेट को इन्होंने क्या किया, मान लीजिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने 20,000 लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसे लेके और उसके टोकन्स दे दिए। आप समझ रहे हैं? अब जो टोकन होल्डर है, आप प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी का कोई रेंटल आ रहा है, वो रेंटल भी आपको आ सकता है, वही उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है सबको। तो 2 प्रकार की इनकम है, दोनों का मैंने टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी वो बता दी। चलिए, तो अगर आप में से कोई भी सोच रहे हैं तो इस टैक्स की जो देनदारी है, टैक्स का हिसाब किताब, इसका भी ख्याल रखिएगा, सिर्फ उसके प्रॉफिट पे मत जाइएगा, क्योंकि ये देखना होगा आपके लिए कितना फायदेमंद होता है। कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। कई लोग पूछते हैं कि एचयूएफ, उसके तहत अगर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो हमेशा फायदा होगा, जरूरी नहीं है, कई बार नुकसान भी हो सकता है। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, मैं लोगों के सवाल लूं, लेकिन मुझे एक चीज़ बार बार ये जिज्ञासा हो रही थी कि अभी पिछले दिनों खबरों में था कि वैभव सूर्यवंशी ने अच्छा खेला, सब जगह तारीफ हुई, लेकिन ये सब तो तारीफ हो गई, अच्छा खेला, अब जश्न भी हो गया, अब तो उनको हिसाब किताब देने का मौका आया होगा, क्योंकि अब तो उन्होंने पैसे भी अच्छे खासे कमाए। कहीं मैं देख रहा था कहीं 7 करोड़ कहीं 8 करोड़ रुपए उनको मिले हैं, तो इन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है क्या? और लक्ष्मण, लोग ये भी सोच रहे थे कि इतना बढ़िया खेला और इतने पैसे इस छोटे से बच्चे को मिलेंगे, उसका क्या करेगा क्या? पहले तो ये भी लोग सोच रहे थे, पर आपने एक और उसका पहलू उठा दिया कि टैक्स का क्या होगा। 2 तरीके के माइनर्स होते हैं लक्ष्मण, बच्चे 2 प्रकार के इसमें डिवाइड किए गए हैं। एक बच्चे होते हैं जिनके नाम आप खाली कुछ प्रॉपर्टी कर देते हैं या एफडी कर देते हैं, उनसे जो कमाई होती है वो सेक्शन 99 नए वाले एक्ट में, वो तो सीधा पेरेंट्स के खाते में जाके जुड़ जाती है, और वो पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा हो उसमें जाके जुड़ जाती है। पर ऐसे बच्चे जिनके अंदर कोई टैलेंट होता है, अच्छा, जिनके अंदर कोई हुनर होता है, और अपने बलबूते पर वो ऐसी कोई इनकम लेकर आते हैं, तो ऐसे में वो रिटर्न फाइल करने की भी उनको इजाजत दी जाती है। हालांकि आपको पता होगा भारत में नियम है कि जो माइनर है 18 साल से कम का, वो रिटर्न साइन नहीं कर सकता। अच्छा, साइन नहीं कर सकता। तो साइन तो गार्डियन ही करेंगे, पर रिटर्न उसकी जाएगी, पैन नंबर भी उसका होगा, और टैक्स भी वही जमा कराएगा। तो वैभव सूर्यवंशी को तैयार रहना चाहिए, अगर ये शो हमारा पहुंच रहा है, कि वो रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार रहें, और रिटर्न साइन उनके माता पिता में से कोई करेंगे, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट, एक साइन करना एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो साइन करके वो रिटर्न बाकायदा फाइल की जाएगी, पैन नंबर भी लिया जाएगा,
और एज ए माइनर ये रिटर्न फाइल की जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने छक्के मारकर और अपना हुनर दिखा के इसकी कमाई करी। लेकिन ये जो कमाई है, ये कमाई पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी की मानी जाएगी या फिर पेरेंट की कमाई में जुड़ जाएगी? यही, क्योंकि सेक्शन 99 जो है क्लबिंग ऑफ इनकम का, वो क्लबिंग ऑफ इनकम का यहां पर अप्लाई नहीं होता जहां पर उस बच्चे ने, तो मुझे पता नहीं अब तो वो मेन टीम में भी आ रहे, बच्चा कहना चाहिए कि नहीं, पर बच्चा ही होगा 15 साल का, उस बच्चे ने अपने बलबूते पर कमाई करी है तो उसकी अपनी रिटर्न फाइल की जाएगी, यहां पर क्लबिंग नहीं आएगी। अच्छा, क्लबिंग आएगी अगर बच्चा का कोई रोल नहीं है, पेरेंट ने खाली उसके नाम एफडी करा दी, कोई गिफ्ट दिया। हाँ लक्ष्मण, इसमें एक झोल और है कि अब जो 7 करोड़ रुपए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो 7 करोड़ रुपए उसको मिले हैं और वो 7 करोड़ रुपए कहीं निवेश करता है, करेगा ही, 7 करोड़ बैंक में कौन, उस पे से जो ब्याज आएगा, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा इस पे, वो ब्याज क्लब हो जाएगा। अच्छा, उस पेरेंट के हाथ में जिसकी ज्यादा इनकम होगी। अच्छा, ब्याज पेरेंट के हाथ में चले, ब्याज क्लब हो जाएगा क्योंकि वो उसमें हुनर नहीं है। हाँ। उस इनकम में हुनर नहीं है, वो तो बैंक से सीधा ब्याज आ रहा है। जहां हुनर है, जहां पर टैलेंट है, जहां पर अपनी काबिलियत है, वहां पर वैभव सूर्यवंशी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और 7 करोड़ रुपए तो मैं अगर स्लैब्स हटा दूं तो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास का टैक्स बन जाता है। इतना टैक्स उनका जाएगा और बकायदा अपनी रिटर्न फाइल होगी, अपना पैन नंबर होगा, अपना पैन नंबर होगा, अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और 2 करोड़ के आसपास टैक्स चला जाएगा। मतलब इतनी मेहनत से खेला और टैक्स चला जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि भाई वित्त मंत्री साहिबा ऐसा कुछ नियम निकालें कि ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, कम से कम इनकम टैक्स में राहत देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके पावर कॉरिडोर्स में आवाज जाए और कम से कम वैभव सूर्यवंशी जैसे और भी जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एग्जेम्पशन मिले। फिलहाल टैक्स की देनदारी बनती है, वैभव सूर्यवंशी हो या फिर ऐसे कोई भी माइनर हो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनकी जो भी आमदनी होगी, उनके माता या पिता जिनकी आमदनी ज्यादा होगी उसमें क्लब हो जाएगी और फिर माता पिता में से जो जिनमें क्लब होगी उनकी जिम्मेदारी बनती है टैक्स चुकाना, लेकिन इनकम टैक्स देना होगा। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। सोनू गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपका कॉल आया। नहीं, हमारा फर्ज बनता है, आपने मैसेज किया था तो कॉल करना ही था। कहाँ उलझन हो गई आपकी? सर मेरी इंक्वायरी सर ये है सर, जैसे मैं और मेरी वाइफ दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक की एम्प्लॉई हैं। अच्छा, तो सर दोनों का इनकम हमारा 15 लाख के करीब है। हाँ। तो सर मेरी इंक्वायरी ये है कि सर जैसे हमने एक HUF अकाउंट खोला है और दोनों के अकाउंट से सर हमने 3-3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिया HUF अकाउंट में और उधर सर 6 लाख का FD बना दिया। ठीक है। तो सर जो 6 लाख का FD का इंटरेस्ट है उससे सर मैं टैक्सेबल हूँ, लायबल हूँ, या कौन है लायबल उससे? जी हाँ सोनू जी, HUF के बारे में चर्चा करेंगे कभी। तो HUF में 3-3 लाख आप दोनों ने डाला, आप दोनों नौकरी करते हैं, मतलब आपकी दोनों के इंडिपेंडेंट इनकम है, तो ये सोनू जी ये आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी, क्योंकि HUF को सरवाइव करने के लिए कुछ एंसेस्ट्रल इनकम होनी चाहिए। क्योंकि आपने गिफ्ट किया है तो 6 लाख की FD पर जो भी ब्याज आएगा आधा आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा और आधा आपकी धर्मपत्नी की इनकम में क्लब हो जाएगा। सेक्शन 99 सोनू जी याद रखिएगा, पहले सेक्शन 64 होता था। ये क्लबिंग का प्रोविजन, वो जो 3-4 लक्ष्मण क्लबिंग की बात होती है, पति पत्नी की, माइनर चाइल्ड की, अभी आपने वैभव सूर्यवंशी की बात करी, ससुर और बहू की, और एक HUF की। तो इसलिए HUF बन तो जाएगी पर ये इनकम आपके में जाके क्लब हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा सोनू जी। कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ ये है कि आगे वो HUF आपको कभी काम आ सकती है। सोनू जी कोई कंफ्यूजन? सोनू गर्ग साहब कंफ्यूजन कोई क्लियर हो गया आपको? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ HUF का फिर तो फायदा नहीं रहता सर मुझे खोलने का। मैं यही सोनू आपको बताना चाह रहा था कि HUF, और हम इसकी कभी लक्ष्मण चर्चा करेंगे कि HUF बनाने का बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है सोनू जी, उसमें HUF को टैक्स प्लानिंग टूल को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा उसमें डिटेल चर्चा चाहिए, पर ये जो आप करने जा रहे हैं इससे फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदा होता है HUF में लेकिन विरासत में मिली संपत्ति पे, विरासत में मिली संपत्ति या कोई बिजनेस आपने खोल दिया तो ये थोड़ा सा HUF का जो है मामला पेचीदा है, उसको इस वाले ट्रांजैक्शन में फायदा नहीं होगा, इनको ये ध्यान रखना। चलिए, तो इसमें फायदा नहीं होगा। और इस बीच एक फोन कॉल आ चुका है अनिल कुमार मिश्रा जी का। ये दरअसल ये रिटायर्ड हैं ONGC से
और इनका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर कर गए होंगे, उनके मन में ये सवाल हो रहा होगा। दरअसल रिटायरमेंट के बाद मेडिकल जो है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट के तहत इनका मेडिकल कवर होता है। अब उन्हें अपने मेडिकल के लिए जो रिम्बर्समेंट मिला है वो पूछना चाहते हैं कि क्या रिम्बर्समेंट पे कोई टैक्स छूट मिलता है या फिर टैक्स लगता है। ये इनका एग्जैक्ट कहना ये है कि ये रकम जो है फॉर्म 26 AS में सेक्शन 192 के तहत दिखाई गई है। हाँ, तो अगर लक्ष्मण देखिए, अगर 192 के अंतर्गत दिखाई गई है और 26 AS में आ रही है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस पे टैक्स भी कटा होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो ये ट्रस्ट के अंतर्गत जो पूरी की पूरी स्कीम है रीइंबर्समेंट की, क्या वो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए मान्य है। पर जो आपने मुझे फैक्ट्स बताए उसके हिसाब से लग रहा है मान्य नहीं है, क्योंकि 192 के अंतर्गत आ गया और 26 AS में भी आ गया, इसका मतलब टैक्स कट गया है। तो प्राइमा फेस से ऐसा लग रहा है कि ये टैक्सेबल है, ये जो मेडिकल रीइंबर्समेंट है। और बहुत बारीकी में अगर हम ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे कि अगर कोई सरकारी इनको एग्जेम्पशन है तो अलग बात है, पर अभी मुझे लग रहा है ये बिल्कुल टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल, हालांकि पूछ रहे कि मेडिकल रिइंबर्समेंट टैक्सेबल होता है कि नहीं होता। वैसे अगर इस केस के अलावा अगर नहीं, वो ऐसे टैक्सेबल ही होता है अनटिल एंड अनलेस के किसी सरकारी स्कीम के अंतर्गत आपको मिल, जैसे CGHS वगैरह होता है। ये मुझे, क्योंकि 192 का आपने जब जिक्र किया तो कुछ तो जवाब वहीं से निकल आया। पहले से वो टैक्स दिया हो, पहले से, इसका मतलब टैक्स कटा भी होगा इस पे। मतलब मेडिकल रिइंबर्समेंट जो मिलता है पैसा, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लग अनटिल एंड अनलेस आप किसी स्कीम के अंदर। हाँ, कोई खास स्कीम है तो ठीक है, वरना आपको इसके तहत टैक्स देना पड़ेगा। बड़ा ही दिलचस्प सवाल कई सारे आए हमारे शो में। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि टैक्स गुरु देख देख के काफी अवेयर हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और अपना सवाल जब भेजें तो उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, जो मोबाइल पे ऐसे ही हम लोग अपने टैक्स गुरु से सीधा आपको संपर्क करवाते हैं और आपके मन में जो भी दुविधा होती है उस सारी दुविधाओं को हम लोग दूर करते हैं। ध्यान रखिएगा tax@moneycontrol.com। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।